यही स्थिति दिख रही है इसमें, और सिर्फ एक जवान इसमें घायल होने की बात सामने आई है। किसी अधिकारी से संपर्क नहीं हुआ है, तो अभी पुष्टि जरूर नहीं कर रहे हैं इसकी, लेकिन ये जानकारी निकल रही है कि जो लोग वहां गए थे सर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे, बावजूद इसके एक जवान का पैर आईडी पर पड़ा, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। नरेश, ये जो कल घटना हुई है, जो इतना बड़ा मुठभेड़ हुई है और जो नक्सलियों के एम्बुश में फोर्सेस फंसी थी, वहां पर जो अधिकारी मिडिल रैंक के जो अधिकारी वहां पर घटना स्थल पर थे, उनका कहना था कि वो सीरीज ऑफ ब्लास्ट था वहां पर। जी, कल की घटना के लिए पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, कल एक्चुअली 3 हिस्सों में बढ़ गई थी ये पुलिस की एक टुकड़ी, और जवान जब वापस लौट रहे थे तो एक आखिरी कमांड के बाद इन जवानों ने वापस लौटना शुरू किया। तो जिस जगह पे ये जमा हुए और वहां से 3 अलग अलग टुकड़ियों में बट के आगे पीछे चलने लगे। नक्सली लगातार जोन्नागुड़ा से ही इनका पीछा कर रहे थे, और ये मौका देख करके जब ज्यादा दूरी पर जवान नहीं थे, इन्होंने घेराबंदी करके पूरा एम्बुश किया, और उस दौरान सिलसिलेवार न केवल ब्लास्ट बल्कि जो गोलीबारी हुई उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ जवानों को। तो नरेश, जो आईडी ब्लास्ट हुआ, इसका मतलब ये सारी आईडी पहले से वहां पर प्लांट की हुई होंगी? जी हाँ, उनके आने जाने वाले रास्तों को ध्यान में रखते हुए तत्काल कई बार नक्सली ऐसे आईडी ब्लास्ट करते हैं, आईडी वहां पर प्लांट करते हैं। और पिछले कुछ समय से दिखाई दे रहा था, जैसे मिनपा वाले मामले में सामने आया था कि क्लेमोर माइंस भी नक्सली यूज कर रहे हैं, एक तरह की डायमेंशनल माइन कहना चाहिए, जिससे किसी खास डायरेक्शन में ब्लास्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हो सकता है कि मौके पर ये इस तरह की माइंस को इमीडिएट प्लांट करके इन लोगों ने ये ब्लास्ट किया। हालांकि ये तस्वीर अभी सामने नहीं आई है, ये ब्लास्ट किस तरह से वहां पर प्लेस किए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस समय नक्सली जो आईडी पर अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से वो इसी तरह के प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि तुरंत ही आईडी को प्लांट करके उसका इस्तेमाल किया जा सके। नरेश, हम आईडी प्लांट जो नक्सली नए पैटर्न पे कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, और जो आपने एक और बात कही थी पिछले दिनों की, नक्सली जो आईडी को भी इस तरह से लगाते हैं, वो कार्बन कोटेड जो उसके ऊपर परत होती है, उसके कारण जो निकलती है आरोपी, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह मिल रहे हैं, जो पत्रकारों से बात कर रहे हैं इस घटनाक्रम पर। केसेस 2.25-3 करोड़ की आबादी का छत्तीसगढ़, यदि उस आंकड़े को देखा जाए तो पूरे देश में पहले नंबर पे है। ये भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ की बनी हुई है, और उसके इस स्थिति को बनाने के लिए जवाबदार कौन है? आज एक स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, श्री जी चौपर पहुंचा है, कल भी चौपर पहुंचा था, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाई बैकअप टीम। सबसे पहले IBC 24 की टीम पहुंची वहां पर, जहां तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर चौपर की सामने आई है, जहां से जवान शवों को रेस्क्यू करते हुए आगे ले जा रहे। वो तस्वीर जरा दिखाइएगा कि चौपर पहुंचा है और वहां से लेकर जा रहे हैं जवान जो शव रेस्क्यू करके। आईडी प्लांट करके नक्सली रखे हुए थे, और इस पूरी घटना को देखें। अब जब बात होती है, मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ में, शुभ्रांशु जी भी हमारे साथ में। मनीष गुप्ता जी, आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी इस बारे में। बस्तर बेहद खूबसूरत जगह है, जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती तमाम पहलू में बात होती है कि कैसे रणनीति रही, कहां पे कमजोरी रही, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है इतने सालों में कि इतना खूबसूरत बस्तर, कमजोरी वहां के आदिवासियों की बन गई है नक्सलवाद, या नक्सलवाद इतना हावी है जो नक्सली हैं उनकी टीम यहां पर उनके पैर उखड़ते हैं, दूसरी टीम आ जाती है, वो नई रणनीति के तहत काम करते हैं, लेकिन आदिवासी कहां खड़ा है? बस्तर का आदिवासी आज भी मजबूर और कमजोर है, घरों में ताले लगे हुए जो तस्वीर है ये जहां मुठभेड़ की घटना हुई है। देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इस सरकार के अधीन में रह रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जब कायम होती है, जिन इलाकों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उन इलाकों पर सुविधाएं, उन इलाकों पर लोगों के जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकारों पर होती है। आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पूर्व से ही ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, प्राकृतिक और खनिज संपदा से भरपूर है, पर इस इलाके में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। यही कारण है कि यहाँ की कमियों का, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के लोगों की जागरूकता का फायदा नक्सलियों ने उठाया और इस इलाके पर अपना धीरे धीरे अपना कब्जा स्थापित किया।
आज जो इलाके नक्सलियों का गढ़ बने हुए हैं, नक्सलियों की हुकूमत जिन इलाकों पे चलती है, उन इलाकों पर आज भी लोग विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन इलाकों पर पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, उन इलाकों पर स्कूल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम इलाकों के लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आकर के उसका लाभ उठाएंगे। जी मनीष जी, अभी शुभ्रांशु जी से बात हो रही थी तो उनका भी ऐसा ही कहना था कि उनका जो नक्सलियों के एक शीर्ष नेता हैं वेंकटेश, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जिन सुविधाओं की बात कर रहे हैं आप, जो मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, वो उनका अभाव है और जिस तरह से उनके साथ भेदभाव, पक्षपात या अन्याय होता है उसके कारण वो नक्सलवाद की ओर उन्मुख हुए हैं। लेकिन अभी सवाल जिस तरह से हमारे एंकर तृप्ति पूछ रही थी कि जिस जगह पर एक घटना हुई है वहां पर गांव में ताले लगे हैं, तो आपको याद होगा 2010 की घटना जब ताड़मेटला हुआ था, उस समय जो आसपास के गांव है वहां पर ग्रामीणों ने ताले लगे हुए, घरों में ताले लगे हुए थे। तो क्या माना जाए कि जब ऐसी कोई बड़ी घटना को अंजाम देना होता तो उसके पहले नक्सली उन गांवों को खाली करा लेते हैं ताकि फोर्स को छुपने बचने के लिए जगह न मिले, और दूसरा घटना के बाद जब फोर्स वहां पर आए पूछताछ के लिए तो ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध ना हो जिससे ये पूछताछ की जा सके? नहीं, देखिए सीधा सीधा सवाल ये है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे नक्सलवाद को लेकर के हम चर्चा करते हैं, नक्सलियों को ग्रामीणों का समर्थन है ऐसा मानते हैं, तो आमतौर पर जब भी नक्सली ऐसी कोई बड़ी घटना करते हैं तो उस घटना के बाद जब फोर्स आती है तो उन ग्रामीणों से पूछताछ होती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है, जिससे वो आदिवासी पिसता है। इसके पीछे भी ये कारण है, ये लॉजिक है कि जब नक्सली ऐसी कोई बड़ी घटना करते हैं तो उस इलाके के आसपास के लोगों को पूरी बात बताते नहीं है, लेकिन वो जरूर करते हैं कि इस इलाके में अभी हमारा मूवमेंट है, आप लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप लोग यहाँ से बाहर चले जाएं, ताकि कब अगर पुलिस के साथ हमारा मुठभेड़ हो, कहीं ना कहीं पुलिस आए तो आप लोग उसका शिकार ना बने। तो ये जो है ये प्राचीन काल से, लंबे समय से, दशकों से ये परंपरा चली आ रही है। और रही बात यहाँ के आदिवासी की, यहाँ का आदिवासी बहुत सरल और सीधा साधा आदमी है। जी मनीष जी, जब ये गांव वालों से बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए तो ये गांव वाले जाते कहाँ हैं, कहाँ शिफ्ट होते हैं? देखिए इन गांव वालों की बेसिक नीड कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इनको 2 जून का पेज चाहिए, थोड़े से चावल चाहिए, और ये जमीन और ये वनों पर आश्रित रहने वाले लोग हैं। ये लोग कहीं ना कहीं अपने दूर दराज के इलाके में चले जाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक जाएंगे, थोड़ा सा चावल लेंगे, अपना 1-2 बर्तन लेंगे और चले जाते हैं। ये लंबे समय तक जो है विस्थापन का दंश भोगते रहे हैं। ये इनके लिए कोई लंबे समय तक जब इनके यहाँ जो कल्चरल एक्टिविटी होती है तो ये लोग 15-15 दिन, 1-1 महीने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ चले जाते हैं। इनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। आमतौर पर गरीब और अभाव पर जीवन जीने वाला ये आदिवासी ये कभी भी सुविधाओं का मोहताज नहीं रहा है, और अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए ये अभाव में रह करके दूसरी जगह बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। और जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो जो आदिवासी हैं वो मजबूर नजर आते हैं कहीं न कहीं। सवाल ये है कि उनको सपने दिखाए कौन? वो जो बस्तर है, वो इतनी खूबसूरत धरती है, वो संसाधन से परिपूर्ण धरती है, उसका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए लोग कर रहे हैं, और नक्सलवाद विचारधारा से परे अब शायद स्वार्थ का एक पर्याय बन चुका है, ये कहा जा सकता है। नरेश मिश्रा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिरीष जी, आप कुछ उनसे सवाल करना चाहेंगे? नरेश, हमारी चर्चा चल रही थी आईडी ब्लास्ट के पैटर्न को लेकर और उनका जो नया नया तरीका आया। जैसा कि आपने कहा कि नक्सली इस समय तुरंत ही आईडी वगैरह लगा देते हैं, और जो नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में जानना चाहूंगा कि उसका क्या पैटर्न है, वो किस तरह की आईडी थी और वो नक्सलियों ने क्या नया कोई चीज इजाद की है? ये जो आईडी थी, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पुलिस ने ये दावा किया था कि हमने आरोपी निकाला था, वो भी बीएसएफ का दस्ता था। और विशेष बात यह कि ये जो ग्रुप है इनके पास बहुत अच्छा जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है वो होता है। तो ऐसे में ये सवाल उठा कि भाई आखिर ये आईडी पकड़ी कैसे नहीं जा सकी। तो 2 बातें निकल कर आई, क्योंकि ब्लास्ट के बाद तो जो मुख्य जो कंटेनर था, जो जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था,
उसके बाद उसके तो अवशेष नहीं मिले, लेकिन आसपास काफी बड़ी संख्या में काफी बड़ी अलग अलग कई पन्ने ऐसे कार्बन के मिले। तो ये समझ में आया कि आईडी को पहले लगाया गया था, लेकिन तार और उस पूरे आईडी के आसपास कार्बन पेपर लपेटा गया था। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरह की हैं कि ये मेटल डिटेक्टर से एक तरह से बहुत आसानी से पकड़ा नहीं जाता यदि इस तरह से कोटिंग की जाती है। तो इसकी कुछ अत्याधुनिक तरीके से विदेशों में कई आतंकवादी गुटों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है, और इसी वजह से इसके ये जो जांच के लिए जो अवशेष थे, इसकी जांच के लिए ये सैंपल भेजे गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये पहला ऐसा मामला होगा, और आने वाले समय में इस तरह का प्रयोग नक्सली और कर सकते हैं। नरेश, कुछ समय से जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो बाहर के जो आतंकी संगठन है वो इसका उपयोग करते हैं, ये नया पैटर्न सामने आया, ये नई चीज सामने आई, तो क्या नक्सलियों में भी इस तरह का कोई काम चलता रहता है कि उनका कोई रिसर्च विंग रहता है जो इन सब चीजों का एनालिसिस करता है, क्या नए पैटर्न आ रहे हैं, कहाँ तक फोर्सेस पहुंच रही हैं, हमको उसके आगे क्या सोचना है या उसके आगे क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह का कुछ चलता रहता है क्या? जी, लगातार उनका ये दस्ता काम करता है। आप कुछ समय पहले देखे होंगे कि भोपाल के पास एक बड़ा एक सेंटर ऐसा बरामद हुआ, एक नक्सलियों के द्वारा इस तरह का प्रयोग शहरी इलाकों में किया जा रहा था, जहां पर उसको बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो हथियार बनाना, विस्फोटक बनाना, उसको इम्प्रोवाइज तरीके से इस्तेमाल करना, मेटल डिटेक्टर से बचने की तकनीक, इस पर निरंतर नक्सलियों की जो रिसर्च टीम है वो काम कर रही होती है। और अभी वो सबसे ज्यादा जिस चीज पर प्रयोग कर रहे हैं वो न केवल आईडी है, बल्कि 2 इंच मोटार का भी विकल्प वो देख रहे हैं। और आप देखिए 2009 में सबसे पहले नारायणपुर में इसका प्रयोग हुआ था, और सिलसिलेवार अबुझमाड़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बार बार पार्टियों के ऊपर एक 2 इंच मोटार के रूप में विस्फोटक नक्सली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत रॉकेट लॉन्चर कारगर नहीं है अभी तक। नरेश, ये UNGL का उपयोग किस तरह से होता है और ये कब से उपयोग करना शुरू किए हैं? देखिए, UBGL मुख्य रूप से तो वैसे AK-47 के साथ ही इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है ये। तो ये जो UBGL है अमूमन इसका इस तरह से इस्तेमाल करते थे, लेकिन साथ में एक 2 इंच मोटार अक्सर पुलिस फोर्स इस्तेमाल करती है। अगर खुली जगह पर एक दूसरे से आमने सामने लड़ाई हो जाए या कहीं पर कोई एम्बुश लगाकर छुप कर बैठा हो, तो उसको टारगेट करने के लिए काफी अच्छा शस्त्र साबित होता है। तो नक्सली इसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि जब से फोर्स ने कैंप को मजबूत किया है, तो उसकी सुरक्षा को तोड़ने और कैंप में अफरा तफरी मचाने के लिए सीधे मोर्चों को तोड़ करके दाखिल होना मुश्किल है, जैसा कि पहले नक्सली कर लेते थे कई बार। तो अब उन्होंने ये प्रयोग शुरू किया है कि वो भी इस किस्म का 2 इंच मोटार लॉन्च करें, जिससे कि वो कैंप को नष्ट कर सके। नरेश, ये जो घटना स्थल है, यहाँ से नियरेस्ट कैंप कहाँ है और कौन कौन सी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर डिप्यूटेड है? जहाँ ये घटना हुई है सबसे नजदीकी कैंप तर्रेम है, और हाल में ही इसके आसपास आगे कैंप खोलने की तैयारी भी चल रही है, लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुआ है। और इसी सिलसिले में बड़े ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी इस इलाके में चल रही है, क्योंकि सड़क का निर्माण होना है जगरगुंडा तक, और जो दूसरा बड़ा कैंप देखें तो वो जगरगुंडा है। तो कुल मिला के करीब 30 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहाँ पर कोई कैंप नहीं है। और अब धीरे धीरे तर्रेम के बाद आगे अगला कैंप खोलते हुए पुलिस जगरगुंडा तक इस सड़क को पूरा करना चाहती है। नरेश, ये जो घटना स्थल है जिसको बताया जा रहा है, ये दोरनागुड़ा और टेकल गुड़म की जो पहाड़ी है, वहां से तर्रेम की दूरी कितनी है? टेकलगुड़ा से तर्रेम की दूरी करीब 17 किलोमीटर के करीब है, और जो जुन्नागुड़ा है